हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए आज हम जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम इस चैप्टर की फास्ट रीडिंग करेंगे ऑडियो बुक के रूप में। और इसके कुछ पार्ट की वीडियो हम पहले ही अपने चैनल में सेंड कर चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो उसको जाके चैनल में विजिट कर सकते हैं। जिनकी एनसीईआरटी बेहतर ढंग से कंप्लीट है उनको पढ़ने में ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो चलिए देखते हैं, आज की क्लास की स्टार्टिंग करते हैं। ये इलेक्ट्रोफोरेसिस हम ये सब देख चुके थे। अब ये क्या है, क्लोनिंग से स्टार्ट करना है। क्लोनिंग संवाहक। क्लोनिंग संवाहक आप जानते ही हैं कि प्लाज्मिड व जीवाणुभोजी जीवाणु कोशिकाओं में बिना गुणसूत्री डीएनए नियंत्रण के स्वतंत्र रूप से प्रकृति करने की क्षमता रखते हैं। जीवाणुभोजियों की प्रत्येक कोशिका में काफ़ी अधिक संख्या होने से जीवाणु कोशिका में इनके जीनोम की कई प्रतिकृति मिलती है। कुछ प्लाज्मिड की प्रति कोशिका केवल एक ही या दो, जबकि दूसरों की 15 से 100 प्रतिकृति मिलती है। इनकी संख्या इससे भी ज़्यादा हो सकती है। यदि हम विजातीय डीएनए खंड को जीवाणुभोजी या प्लाज्मिड डीएनए के साथ जोड़ सके तो इनकी संख्या को भी जीवाणुभोजी या प्लाज्मिड की प्रतिकृति संख्या के समान गुणित कर सकते हैं। वर्तमान समय में उपयोग किए जा रहे संवाहक इस प्रकार से तैयार किए जाते हैं कि इन्हें बाहरी डीएनए से जोड़ने व अनुजों से पुनर्योजों के चयन में सहायता मिलती है। संवाहक में क्लोनिंग करने हेतु निम्न विशेषताओं की आवश्यकता होती है। का नंबर, प्रतिकृतियन का उत्पत्ति, ओरी का प्रारंभ। यह वह अनुक्रम है जहाँ से प्रतिकृतियन की शुरुआत होती है और जब कोई डीएनए का कोई खंड इस अनुक्रम से जुड़ जाता है तब परपोषी कोशिका के अंदर प्रतिकृति कर सकता है। यह अनुक्रम जोड़े गए डीएनए के प्रतिरूपों की संख्या के नियंत्रण के लिए भी उत्तरदायी है। इसलिए यदि कोई लक्ष्य डीएनए की काफ़ी संख्या प्राप्त करना चाहता है तो इसे ऐसे संवाहक में क्लोन करना चाहिए जिसका मूल ओरी अत्यधिक प्रतिरूप बनाने में सहयोग करता है। वर्ण योग चिन्हक। ओरी के साथ संवाहक को वर्ण योग चिन्हक की आवश्यकता भी होती है जो अरूपांतरजों नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स की पहचान व उन्हें समाप्त करने में सहायक हो और रूपांतरजों की चयनात्मक वृद्धि को होने दें। रूपांतरण ट्रांसफॉर्मेशन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा डीएनए के एक खंड को परपोषी जीवाणु में प्रवेश कराते हैं। आप आगे के खंडों में इस प्रक्रिया का अध्ययन करेंगे। सामान्यतः क्लोराम्फेनिकॉल, टेट्रासाइक्लिन या केनामाइसिन जैसे प्रतिजैविक एंटीबायोटिक के प्रति प्रतिरोध कोडित करने एन्कोडिंग वाले जीन ई कोलाई के लिए उपयोगी वर्ण योग चिन्हक माने जाते हैं। सामान्य ई कोलाई कोशिकाओं में इनमें से किसी प्रतिजैविक के प्रति प्रतिरोध नहीं होता है। ग नंबर, क्लोनिंग स्थल। विजातीय डीएनए को जोड़ने हेतु सामान्यतः काम में लिए जा रहे प्रतिबंधित एंजाइम के लिए संवाहक में कुछ या एक ही पहचान स्थल होना चाहिए। संवाहक के अंदर एक से अधिक पहचान स्थल होने पर इसके कई खंड बन जाते हैं जो जीन क्लोनिंग को जटिल बना देते हैं। विजातीय डीएनए का बंधन लिगेशन उन दोनों प्रतिजैविकों प्रतिरोधी जीनों में से एक में स्थित प्रतिबंधन स्थल पर किया जाता है। उदाहरणार्थ, आप विजातीय डीएनए को संवाहक PBR 322 में स्थित टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी जीन के स्थल से जोड़ सकते हैं। पुनर्योगज प्लाज्मिड का टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोध बाहरी डीएनए के निवेशन इंसर्शन से समाप्त हो जाता है, लेकिन रूपांतरज को टेट्रासाइक्लिन युक्त माध्यम पर फैलाकर इसका अपुनर्योगज से अभी भी चयन कर सकते हैं।
एपिसिलिन युक्त माध्यम पर वृद्धि करने वाले रूपांतरजों की एपिसिलिन युक्त माध्यम पर तो वर्धन करेगा, लेकिन टेट्रासाइक्लिन युक्त माध्यम पर वर्धन नहीं करेगा। लेकिन अपुनर्योगज दोनों ही प्रतिजैविक युक्त माध्यम पर वर्धन करेगा। इस मामले में एक प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन रूपांतरजों के चुनाव में सहायता करता है, जबकि दूसरा प्रतिजैविक प्रतिरोध जीन विजातीय डीएनए के निवेशन से निष्क्रिय हो जाता है और पुनर्योगज के चुनाव में सहायता करता है। प्रतिजैविकों के निष्क्रियण के कारण पुनर्योगज का चयन एक जटिल विधि है, क्योंकि इसमें दो प्लेटों जिसमें भिन्न भिन्न प्रतिजैविक होता है पर साथ साथ प्लेटिंग की जरूरत होती है। इस कारण से वैकल्पिक वर्णयोग चिह्नकों का विकास हुआ, जो पुनर्योगजों की अपुनर्योगजों से इस आधार पर वे वर्णकोत्पादकी क्रोमोजेनिक पदार्थ की उपस्थिति में रंग पैदा करने में सक्षम होते हैं। इनमें से गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम के कोडिंग अनुक्रम में अंतर स्थापित करते हैं, जिससे एंजाइम संश्लेषित करने वाला जीन निष्क्रिय हो जाता है, जिसे निवेशी निष्क्रियता इंसर्शनल इनएक्टिवेशन कहते हैं। यदि जीवाणु में प्लाज्मिड में संसर्गिका इंसर्ट नहीं होता है, तब वर्णकोत्पादकी पदार्थ की उपस्थिति में नीले रंग को निवह कॉलोनी का निर्माण होता है। संसर्गिका की उपस्थिति के परिणाम स्वरूप बीटा गैलेक्टोसाइडेज का निवेशी निष्क्रियण हो जाता है, जिससे बिना रंग वाली कॉलोनी बनती है, जिसे पुनर्योगज कॉलोनी के रूप में पहचानते हैं। घ नंबर पौधों व जंतुओं में जीन क्लोनिंग हेतु संवाहक। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जीनों को पादप और जंतुओं में स्थानांतरित करना हमने जीवाणुओं और विषाणुओं से सीखा है। जिन्हें यह बात चिरकाल से पता थी, वे जानते थे कि सुकेंद्रकी यूकैरियोटिक कोशिकाओं के रूपांतरित करने के लिए जीनों का कैसे उपयोग किया जाए, और वे जीवाणु तथा विषाणु जो चाहते हैं वैसा करने के लिए जीनों को बांध करते हैं। उदाहरणार्थ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस कई द्विबीजपत्री पौधों का रोगजनक पैथोजन है। वह डीएनए के एक खंड, जिसे टी-डीएनए कहते हैं, को स्थानांतरित कर सामान्य पौधों की कोशिकाओं का अर्बुद ट्यूमर में रूपांतरित करता है, और ये अर्बुद कोशिकाएं रोगजनक के लिए जरूरी रसायनों का उत्पादन करते हैं। ठीक इसी तरह से जंतु कोशिकाओं में पश्च विषाणु रिट्रोवायरस सामान्य कोशिकाओं को कैंसर कोशिकाओं में रूपांतरित कर देते हैं रोगजनकों द्वारा। अपने सुकेंद्रकी परपोषी में जीन स्थानांतरण की कला को अच्छी तरह से समझ कर रोगजनकों की इस विधि का उपयोग कर अच्छे संवाहक के रूप में प्रयोग कर मानव के लिए उपयोगी जीन का स्थानांतरण कर सकते हैं। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस का टी.आई. प्लाज्मिड क्लोनिंग संवाहक के रूप में अब रूपांतरित कर दिया गया है, जो पौधों के लिए रोगजनक नहीं है, लेकिन इसका उपयोग अपनी अभिरुचि के जीन को अनेक पौधों में स्थानांतरित करने में किया जाता है। ठीक इसी तरह से पश्च विषाणु को अहानिकारक बनाकर जंतु कोशिकाओं में वांछित जीन को रूपांतरित करने में उपयोग किया जाता है। इस तरह से जब एक जीन या डीएनए के खंड को उचित संवाहक से जोड़ दिया जाता है, तब इसे जीवाणु पौधों व जंतु परपोषी में स्थानांतरित किया जाता है, जहाँ यह गुणित होता रहता है। सक्षम परपोषी अतिथीय पुनर्योगज डीएनए के साथ ही स्थानांतरण हेतु। चूँकि डीएनए जल रागी हाइड्रोफिलिक अणु है, इसलिए यह कोशिका झिल्ली से होकर नहीं गुजर सकता है। क्यों? जीवाणु को प्लाज्मिड लेने के लिए बांध करने से पूर्व यह आवश्यक है कि जीवाणु कोशिका को डीएनए लेते हेतु सक्षम बनाया जाए। ऐसा करने के लिए पहले द्विसंयोजन धनायन डाइवैलेंट
कैटायन जैसे कि कैल्शियम की विशिष्ट सांद्रता के साथ संसाधित किया जाता है। इससे डीएनए को जीवाणु की कोशिका भित्ति में स्थित छिद्रों से प्रवेश करने में काफ़ी सहायता मिलती है। ऐसी कोशिकाओं को पुनर्योगज डीएनए के साथ पहले ही बर्फ पर रखा जाता है, तब पुनर्योगज डीएनए को उन कोशिकाओं में बलपूर्वक प्रवेश कराया जाता है। इसके बाद उन्हें थोड़े समय के लिए 42 डिग्री सेल्सियस प्रघात पर रखा जाता है और पुनः इसे वापस बर्फ पर रखा जाता है। ऐसा करने से पुनर्योगज डीएनए जीवाणु में प्रवेश कर जाता है। परपोषी कोशिकाओं में विजातीय डीएनए को प्रवेश कराने हेतु केवल यही विधि नहीं है, सूक्ष्म अंतःक्षेपण माइक्रो इंजेक्शन विधि में पुनर्योगज डीएनए को सीधे जंतु कोशिका के केंद्रक के भीतर अंतःक्षेपित विधि जो पौधों के लिए उपयोगी है। कोशिकाओं पर डीएनए से विलेपित स्वर्ण या टंगस्टन के उच्च वेग सूक्ष्म कणों से बमबारी करते हैं, जिसे बायोलिस्टिक या जीन गन कहते हैं। अंतिम विधि जिससे अहानिकारक रोगजनक संवाहक का उपयोग किया जाता है। इन संवाहकों को जब कोशिकाओं को संक्रमित करने दिया जाता है, तब ये पुनर्योगज डीएनए को परपोषी में स्थानांतरित कर देते हैं। आप पुनर्योगज डीएनए निर्माण के तरीकों के बारे में सीख चुके होंगे। अब उन प्रक्रमों का वर्णन करेंगे जो पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी के प्रक्रम। पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी चरण विशिष्ट अनुक्रम में सम्मिलित है, जैसे डीएनए का विलगन, पृथक्करण, डीएनए का खंडन, डीएनए खंड का संवाहक से बंधन। पुनर्योगज डीएनए बंधन। पुनर्योगज डीएनए का परपोषी में स्थानांतरण परपोषी कोशिकाओं का माध्यम में व्यापक स्तर पर संवर्धन व वांछित उत्पाद का निष्कर्षण। अब इन सभी चरणों को डीएनए का पृथक्करण। याद रखें कि बिना अपवाद के सभी जीव का आनुवंशिक पदार्थ न्यूक्लिक अम्ल है। अधिकांश जीवों में यह डीऑक्सी-राइबोन्यूक्लिक अम्ल या डीएनए है। डीएनए को प्रतिबंधन एंजाइम द्वारा काटने के लिए यह आवश्यक है कि यह दूसरे बृहद अणुओं से मुक्त शुद्ध रूप में होना चाहिए। डीएनए झिल्लियों से घिरा रहता है, इसलिए कोशिका को तोड़कर खोलना पड़ेगा ताकि डीएनए दूसरे बृहद अणुओं जैसे आरएनए, प्रोटीन, बहुशर्करा लिपिड के साथ मोचित रिलीज हो सके। यह तभी संभव है जब जीवाणु कोशिका, पादप या जंतु ऊतक लाइसोजाइम, जीवाणु सेलुलोज, पादप कोशिका काइटिनेज, कवक जैसे एंजाइम द्वारा संसाधित किए जाते हैं। आप जानते हो, जीन डीएनए के लंबे अणुओं पर स्थित होते हैं व हिस्टोन जैसे प्रोटीन के साथ गुथे रहते हैं। आरएनए को राइबोन्यूक्लियेज से उपचारित कर अलग कर सकते हैं, जबकि प्रोटीन को प्रोटीएज से उपचारित कराने के बाद अलग कर सकते हैं। दूसरे अणुओं को उचित उपचार अंततोगत्वा द्रुतशीतित चिल्ड एथेनॉल मिलाने से शोधित डीएनए अवक्षेपित प्रेसिपिटेट हो जाता है। इसे निलंबन में महीन धागों के समूह के रूप में देख सकते हैं, जो कि चित्र 9.5 में दिया हुआ है। डीएनए का विशिष्ट स्थलों पर काटना। शोधित डीएनए अणुओं को प्रतिबंधन एंजाइम के साथ इनकी इष्टतम ऑप्टिमम परिस्थितियों में रखने पर प्रतिबंधन एंजाइम द्वारा पाचन संपन्न होता है। एगारोजेल वैद्युत का संचलन प्रतिबंधन एंजाइम पाचन को नियंत्रित करने के काम में आता है। डीएनए एक ऋणात्मक आवेशित अणु है, इस कारण से यह धनात्मक इलेक्ट्रोड एनोड की ओर गति करता है। यह प्रक्रम संवाहक डीएनए के साथ भी दोहराया जाता है।
डीएनए के जुड़ने में कई प्रक्रम शामिल हैं। स्रोत डीएनए व संवाहक डीएनए को भी विशिष्ट प्रतिबंधन एंजाइम द्वारा काटे जाने के बाद स्रोत डीएनए से कटा हुआ उपयोगी जीन तथा उसकी खाली जगह के साथ संवाहक आपस में लाइगेज द्वारा जोड़ दिए जाते हैं। परिणाम स्वरूप एक पुनर्योगज डीएनए का निर्माण होता है। पीसीआर का उपयोग करते हुए लाभकारी जीन का प्रवर्धन। पीसीआर का अर्थ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया है। अभिक्रिया में उपक्रमों प्राइमर्स छोटे रासायनिक संश्लेषित अल्प न्यूक्लियोटाइड जो डीएनए क्षेत्र के पूरक होते हैं के दो समुच्चयों सेट से व डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का उपयोग करते हुए पात्र इन विट्रो विधि द्वारा उपयोगी जीन के कई प्रतिकृतियों का संश्लेषण होता है। यह एंजाइम जीनोमिक डीएनए को टेम्पलेट के रूप में काम में लेकर अभिक्रिया से मिलने वाले न्यूक्लियोटाइडों का उपयोग करते हुए उनको को विस्तृत कर देता है। यदि डीएनए प्रतिकृतियन कर प्रक्रम कई बार दोहराया जाता है तब डीएनए खंड को लगभग 1 अरब गुना 1 बिलियन प्रवर्धित किया जा सकता है, अर्थात 1 अरब प्रतिरूपों का निर्माण होता है। यह सतत प्रवर्धन ताप स्थायी थर्मो स्टेबल डीएनए पॉलीमरेज जीवाणु थर्मस एक्वेटिकस से पृथक किया गया है द्वारा किया जाता है। उच्च तापमान द्वारा प्रेरित द्विलड़ीय डीएनए के विकृतीकरण के समय भी यह हमेशा सक्रिय बना रहता है। यदि आवश्यकता पड़े तो अब प्रवर्धित खंड को संवाहक के साथ बांधकर आगे क्लोनिंग में प्रयोग कर सकते हैं। पुनर्योगज डीएनए का परपोषी कोशिका जीव में निवेशन। बंधे हुए डीएनए को आद्यता कोशिका में प्रवेश कराने की अनेक विधियां हैं। यह कार्य जब आद्यता कोशिका अपने चारों तरफ स्थित डीएनए को धारण करने में सक्षम हो जाए तब किया जा सकता है। यदि पुनर्योगज डीएनए को, जिसमें प्रतिजैविक उदाहरण एम्पिसिलिन के प्रति प्रतिरोधी जीन स्थित होता है, ई कोलाई कोशिका में स्थानांतरित किया जाए तो परपोषी कोशिकाएं प्रतिरोधी कोशिकाओं में रूपांतरित हो जाती हैं। यदि रूपांतरित कोशिकाओं को युक्त अगार प्लेट पर फैलाया जाता है तो केवल कोशिकाएं ही विकसित हो पाती हैं, जबकि अरूपांतरित आद्यता कोशिकाओं की मृत्यु हो जाती है। प्रतिरोधी जीन के कारण कोई भी एम्पिसिलिन की उपस्थिति में रूपांतरित कोशिकाओं का चयन कर सकता है। इस मामले में प्रतिरोधी जीन को वर्णयोग चिह्नक कहते हैं। बाहरी जीन उत्पाद को प्राप्त करना। जब आप विजातीय डीएनए खंड का क्लोनिंग संवाहक में निवेश कराकर किसी भी जीवाणु पौधा या जंतु कोशिका में स्थानांतरित करते हैं तो विजातीय डीएनए इनमें गुणित होने लगता है। लगभग सभी पुनर्योगज प्रौद्योगिकियों का अंतिम उद्देश्य वांछित प्रोटीन का उत्पादन करना ही होता है। इसके लिए पुनर्योगज डीएनए के अभिव्यक्ति होने की आवश्यकता होती है। बाहरी जीन उपयुक्त परिस्थितियों में अभिव्यक्ति होती हैं। बाहरी जीन का परपोषी कोशिकाओं में अभिव्यक्ति को समझने के लिए कई तकनीकी बातों को विस्तार पूर्वक जानना जरूरी है। वांछित जीन को क्लोन करने लक्ष्य प्रोटीन की अभिव्यक्ति को प्रेरित करने वाली परिस्थितियों को अनुकूलतम बनाने के बाद कोई भी इनका व्यापक स्तर पर उत्पादन करने के बारे में सोच सकता है। क्या आप कोई कारण बता सकते हैं कि बड़े पैमाने पर उत्पादन क्यों आवश्यक है? यदि कोई प्रोटीन कूटलेखन इनकोडिंग जीन किसी विषमजात हेटेरोलोगस परपोषी में अभिव्यक्ति होता है तो इसे पुनर्योगज प्रोटीन कहते हैं। लाभकारी क्लोनिंग जीन को आश्रय देने वाली कोशिकाओं का छोटे पैमाने पर प्रयोगशाला में वर्धन किया जा सकता है। संवर्धन को वांछित प्रोटीन के निष्कर्षण में प्रयोग कर सकते हैं।
व पृथक्करण की विभिन्न तकनीकों का प्रयोग करते हुए इस प्रोटीन का शोधन करते हैं, कोशिकाओं की सतत संवर्धन तंत्र में गुणित कर सकते हैं, जिससे उपयोग किए गए माध्यम को एक तरफ से निकालकर दूसरी तरफ में ताज़ा माध्यम को जिससे उपयोग किए गए माध्यम को एक तरफ से निकालकर दूसरी तरफ से ताज़ा माध्यम को भरते हैं, ताकि कोशिकाएं अपने क्रियात्मक रूप से सर्वाधिक सक्रिय लॉग एक्सपोनेंशियल प्रावस्था में बनी रहें। यह संवर्धन विधि अधिक जैव मात्रा के उत्पादन से वांछित प्रोटीन के अधिक उत्पादन हेतु उपयोगी है। कम आयतन संवर्धन से उत्पाद की पर्याप्त मात्रा का उत्पादन नहीं हो सकता। इन अधिक मात्रा में उत्पादन हेतु बायोरिएक्टर के विकास की आवश्यकता थी, जहां संवर्धन का अधिक आयतन 100 से 1000 लीटर संशोधित किया जा सके। इस प्रकार बायोरिएक्टर एक बर्तन के समान है, जिसमें सूक्ष्म जीवों, पौधों, जंतुओं व मानव कोशिकाओं का उपयोग करते हुए कच्चे माल को जैव रूप में विशिष्ट उत्पादों, व्यष्टि, एंजाइम आदि में परिवर्तित किया जाता है। बायोरिएक्टर वांछित उत्पाद पाने के लिए उपलब्ध करता है। वृद्धि के लिए ये अनुकूलतम परिस्थितियां हैं: तापमान, पीएच, क्रियाधार, लवण, विटामिन, ऑक्सीजन। जो बायोरिएक्टर सामान्यतः सर्वाधिक उपयोग में लाया जाता है वह विलोडन स्टीरिंग सर्वाधिक उपयोग में लाया जाता है वह विलोडन स्टीरिंग प्रकार का है, जिसे 9.7 चित्र में दर्शाया गया है। विलोडित हाउस रिएक्टर सामान्यतः बेलनाकार होता है। यह जिनके आधार घुमावदार होने से रिएक्टर के अंतर वस्तु के मिश्रण में सहायता मिलता है। विलोडक बायोरिएक्टर में ऑक्सीजन उपलब्धता व इसके मिश्रण का काम विकल्पतः हवा बुलबुले के रूप में बायोरिएक्टर में भेजी जा सकती है। यदि आप चित्र को ध्यान से देखें तो पाएंगे कि रिएक्टर में एक प्रक्षोभक तंत्र, एजिटेटर सिस्टम, ऑक्सीजन प्रदाय तंत्र, झाग नियंत्रक तंत्र, तापक्रम नियंत्रक तंत्र, पीएच नियंत्रक तंत्र व प्रतिचयन प्रद्वार लगा होता है, जिससे संवर्धन की थोड़ी मात्रा समय समय पर निकाली जा सकती है। अनुप्रवाह संसाधन: जैव संश्लेषित अवस्था के पूर्ण होने के बाद परिष्कृत तैयार होने व विपणन के लिए भेजे जाने से पहले कई प्रक्रमों से होकर गुजरता है। इन प्रक्रमों में पृथक्करण व शोधन सम्मिलित हैं और इसे सामूहिक रूप से अनुप्रवाह संसाधन कहते हैं। उत्पाद को उचित परिरक्षक के साथ संरूपित करते हैं। औषधि के मामले में ऐसे संरूपण फार्मूलेशन को चिकित्सीय परीक्षण से गुजारते हैं। प्रत्येक उत्पाद के लिए सुनिश्चित गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण की भी आवश्यकता होती है। अनुप्रवाह संसाधन व गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण प्रत्येक उत्पाद के लिए भिन्न भिन्न होता है। अब ये एनसीईआरटी आपकी क्लास 12th की जो है बायोलॉजी में जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत व प्रक्रम है, इसका 9 चैप्टर कंप्लीट हुआ और इसके आगे के पार्ट की जो वीडियो है हमारे चैनल में है। यदि आप नहीं देखे हैं तो उसको जाके फास्ट रिवीजन कर सकते हैं। और फास्ट रिवीजन ज़्यादातर उन्हीं लोगों को समझ में आएगी जिनकी एनसीईआरटी अच्छे बेहतर ढंग से कंप्लीट है, तो उनको हेल्प मिलती है फास्ट रिवीजन में। और जिनकी नहीं कंप्लीट है वो अच्छे से आगे ध्यान लगा के पढ़ें। और इसके एमसीक्यू भी चैनल में मैं करा चुकी हूँ, यदि आप नहीं देखे हैं तो उसको देख सकते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की बुक से। तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं और लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।